नमस्कार। आज हम एक काफी दिलचस्प लेख पर बात करने वाले हैं। इसका शीर्षक है क्यों भारतीय जनता राहुल गांधी को अगला प्रधानमंत्री बनाना चाहती है। हाँ, नमस्कार। अब देखिए, ये लेख जाहिर है एक खास नजरिया पेश करता है। इसमें कुछ कारण बताए गए हैं कि क्यों इस लेख के हिसाब से कई भारतीय नागरिक राहुल गांधी को एक मजबूत दावेदार मानते हैं प्रधानमंत्री पद के लिए। बिल्कुल। तो आज हमारा काम बस यह है कि हम इस लेख में दिए गए तर्कों को समझें, उन पर बात करें, बिना किसी तरफदारी के, बस जो इसमें लिखा है उसे समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, बिल्कुल सही। भारत जैसे बड़े और विविधता वाले लोकतंत्र में नेतृत्व का सवाल तो हमेशा ही अहम रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं। और ये साफ कर देना जरूरी है कि हमारी आज की पूरी बातचीत बस इसी लेख पर आधारित है जो हमें मिला है। हम सिर्फ उन्हीं बातों पर फोकस करेंगे जो इस लेख में लिखी गई हैं। ठीक है, तो चलिए खोलते हैं इसे। लेख का जो पहला मुख्य तर्क है वो राहुल गांधी को राजनीतिक नवजागरण और युवा नेतृत्व का प्रतीक की तरह पेश करने की कोशिश करता है। इसमें उनके 2004 में अमेठी से राजनीति में आने का जिक्र है, पर साथ ही इस बात पर भी जोर है कि पारिवारिक पृष्ठभूमि के बावजूद लेख के अनुसार वो योग्यता और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को अहम मानते हैं। हाँ। लेख में ये कहा गया है कि कई युवा भारतीय उन्हें पारंपरिक राजनीति और जो नए भारत की उम्मीदें हैं उनके बीच एक पुल की तरह देखते हैं। हाँ, और लेख इस बात को और आगे बढ़ाता है। ये बताता है कि राहुल गांधी का जो फोकस है, जैसे शिक्षा, रोजगार, सामाजिक बराबरी, ये मुद्दे खास तौर पर अहम हैं। क्योंकि भारत की आबादी काफी युवा है। बिल्कुल, लगभग 65% आबादी युवा है। तो लेख का तर्क ये है कि ये मुद्दे इस बड़ी आबादी के लिए बहुत मायने रखते हैं। इसलिए जब लेख उन्हें युवा नेतृत्व का प्रतीक कहता है तो ये सिर्फ उनकी उम्र की बात नहीं है, अच्छा, बल्कि उन मुद्दों की भी बात है जिन्हें वो इस लेख के मुताबिक उठाते हैं। ये दिलचस्प है कि लेख इसे सिर्फ डेमोग्राफिक्स सिर्फ युवाओं की संख्या से नहीं जोड़ता। लेख इस तर्क को और कैसे आगे बढ़ाता है? तो लेख इस पॉइंट को एक बड़े राजनीतिक बदलाव की जो चाहत है उससे जोड़ता है। लेख के अनुसार राहुल गांधी का जो संदेश है, जिसमें युवाओं को ताकत देना, डिजिटल इनोवेशन को अपनाना और एक सहभागी लोकतंत्र को बढ़ावा देना शामिल है, वो युवाओं को अपील करता है। ये विश्लेषण मानता है कि ये नजरिया उन्हें एक ऐसे नेता के तौर पर दिखाता है जो न सिर्फ नई पीढ़ी की उम्मीदों और चिंताओं को समझता है, बल्कि उन्हें राजनीति में शामिल भी करना चाहता है। तो ये उन्हें पारंपरिक नेताओं से अलग दिखाता है लेख के हिसाब से। हाँ, लेख का इशारा कुछ ऐसा ही है। समझ गई। अब लेख एक और बहुत महत्वपूर्ण पहलू पर आता है, वो है एकता और धर्मनिरपेक्षता पर जोर। यहाँ बात वाकई अहम हो जाती है। बिल्कुल। स्रोत उनके मोहब्बत की दुकान वाले नारे का खास तौर पर जिक्र करता है और इसे नफरत की राजनीति के माहौल के जवाब के तौर पर पेश करता है। हाँ, और इस बात को पुख्ता करने के लिए लेख उनकी 2 बड़ी यात्राओं, भारत जोड़ो यात्रा और फिर भारत जोड़ो न्याय यात्रा का काफी विस्तार से वर्णन करता है। हाँ, मैंने भी पढ़ा था उसके बारे में। लेख बताता है कि कैसे उन्होंने 4000 किलोमीटर से भी ज्यादा पैदल यात्रा की, देश भर में अलग अलग समुदायों के लोगों से सीधे मिले, उनकी दिक्कतें सुनी, उनसे बात की। लेख का तर्क है कि ये यात्राएं सिर्फ राजनीतिक अभियान या रैलियां नहीं थी, इनका एक गहरा मतलब था। ये एकता और उपचार का प्रतीक थी, ऐसा लेख मानता है। एकता और उपचार का प्रतीक। अच्छा, लेख इस विचार को और कैसे समझाता है? इन यात्राओं का उनकी इमेज पर क्या असर बताया गया है? तो देखिए, अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो लेख के मुताबिक इन यात्राओं ने राहुल गांधी की छवि को काफी बदला है। अच्छा, किस तरह से? लेख का तर्क है कि इन यात्राओं ने उन्हें एक संवेदनशील और करुणामय नेता के रूप में दिखाया। एक ऐसा नेता जो आम लोगों की जिंदगी, उनके संघर्ष, उनके दर्द को करीब से समझने की कोशिश करता है। और भारत के संदर्भ में आप जानते हैं, एकता और धर्मनिरपेक्षता हमेशा से बहुत नाजुक और महत्वपूर्ण विषय रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। तो लेख इस पहलू को उनकी अपील का एक मुख्य आधार बताता है, खासकर ऐसे समय में जब लेख के अनुसार समाज में ध्रुवीकरण की चिंताएं बढ़ रही हैं। तो ये उनके समर्थकों के लिए एक मजबूत संदेश है, ऐसा लेख का मानना है। हाँ, बिल्कुल, लेख का यही मत है। आगे बढ़ते हुए लेख आर्थिक और सामाजिक न्याय की दृष्टि पर बात करता है। इसमें बताया गया है कि राहुल गांधी एक ऐसी अर्थव्यवस्था की बात करते हैं जो लेख के अनुसार सबके लिए हो। हाँ, समावेशी। हाँ, समावेशी, न कि सिर्फ कुछ चुने हुए अमीर लोगों के फायदे के लिए।
लेख इस बात पर जोर देता है कि वो लगातार बेरोजगारी, बढ़ती महंगाई और आय में असमानता जैसे मुद्दों की आलोचना करते रहे हैं। और लेख सिर्फ आलोचना तक ही नहीं रुकता, ये उनकी कुछ खास नीतिगत सोच को भी सामने रखता है, जिन्हें उनके समर्थक एक समाधान की तरह देखते हैं। जैसे गरीब परिवारों के लिए एक न्यूनतम आय योजना, जिसे NYA का नाम दिया गया था। हाँ, NYS स्कीम। फिर MSME यानी जो छोटे और मंझोले उद्योग हैं, उनको बढ़ावा देकर रोजगार बढ़ाने पर जोर, किसानों की कर्ज माफी और कृषि सुधार के वादे, और साथ ही रिन्यूएबल एनर्जी मतलब नवीकरणीय ऊर्जा को प्रोत्साहन देने की बात भी। ये जानना जरूरी है कि लेख इन नीतियों को किस तरह से देखता है। क्या ये सिर्फ आर्थिक प्रस्ताव हैं या इनका कोई और मतलब भी बताया गया है? ये महत्वपूर्ण सवाल है। लेख के अनुसार उनके समर्थक इन नीतियों को सिर्फ आर्थिक उपायों के तौर पर नहीं देखते। अच्छा। उनका मानना है कि ये नीतियां मानवता और गरिमा के मूल सिद्धांतों पर आधारित हैं। लेख इस नजरिए को ऐसे पेश करता है कि यहाँ राजनीति का मकसद सिर्फ मुनाफा कमाना नहीं, बल्कि समाज का भला और तरक्की होनी चाहिए। तो एक तरह से वैल्यू बेस्ड पॉलिटिक्स की बात हो रही है। हाँ, कह सकते हैं। लेख का तर्क है कि ये नजरिया उन वोटरों को खास तौर पर आकर्षित करता है जो आर्थिक बराबरी, सामाजिक सुरक्षा और एक कल्याणकारी राज्य की सोच को प्राथमिकता देते हैं। ये एक तरह से एक वैकल्पिक आर्थिक सोच पेश करने की कोशिश है, ऐसा लेख का विश्लेषण है। अगला बिंदु भी काफी वजनदार लगता है। लेख उन्हें तानाशाही के खिलाफ मजबूत आवाज के रूप में भी दिखाता है। हाँ, इसमें कहा गया है कि वो सत्ताधारी ताकतों से सीधे भिड़ने से डरते नहीं हैं। लेख उन उदाहरणों का जिक्र करता है जहां उन्होंने कथित तौर पर सत्ता के केंद्रीकरण पर सवाल उठाए और जो हमारी लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं, जैसे न्यायपालिका, चुनाव आयोग, उनकी स्वतंत्रता पर जो खतरे मंडरा रहे हैं, ऐसा लेख कहता है। और मीडिया पर बढ़ते दबाव जैसे गंभीर मुद्दों को उन्होंने बार बार उठाया है। हाँ, और लेख इसमें यह भी जोड़ता है कि उन्होंने राजनीतिक फंडिंग में पारदर्शिता की कमी या कहिए कथित दुरुपयोग पर भी सवाल उठाए हैं। बोलने का उनका जो साहस है, वो उनके समर्थकों की नजर में उन्हें एक साहसी लोकतांत्रिक नेता बनाता है और लोकतंत्र की मजबूती का प्रतीक भी। तो लेख ये तर्क दे रहा है कि उनका ये स्टैंड सिर्फ राजनीतिक विरोध नहीं है, बल्कि ये लोकतांत्रिक मूल्यों को बचाने की कोशिश है। बिल्कुल। लेख इसी बात पर जोर देता है कि राहुल गांधी द्वारा इन मुद्दों को उठाना कुछ नागरिकों की नजर में उन्हें संवैधानिक मूल्यों और लोकतांत्रिक सिद्धांतों का रक्षक बनाता है। अच्छा। ये नजरिया, जैसा लेख में बताया गया है, उन लोगों के लिए खास मायने रखता है जो देश में संवैधानिक संतुलन मतलब चेक्स एंड बैलेंसेस और संस्थाओं की आजादी को लेकर फिक्रमंद हैं। लेख के अनुसार ये उनकी अपील का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। एक और महत्वपूर्ण पॉइंट जो लेख सामने लाता है वो है जनता से सीधा जुड़ाव। हाँ, ये उनकी यात्राओं और संवाद शैली से जुड़ा है। सही। हाँ, लेख उनकी यात्राओं के दौरान आम लोगों से सीधी बातचीत करने और उनसे जुड़ने की जो शैली है, उसका खास तौर पर जिक्र करता है। लेख का मानना है कि इस तरीके ने उन्हें जमीनी हकीकत और आम आदमी की रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़ा है। वो भारत जोड़ो यात्रा के दौरान की तस्वीरें थीं काफी। हाँ, बिल्कुल। लेख खास तौर पर भारत जोड़ो यात्रा का हवाला देता है, जिसके दौरान वो अलग अलग वर्गों के लोगों से मिले, जैसे मजदूर, किसान, छात्र, पूर्व सैनिक, छोटे व्यापारी। इन मुलाकातों का जिक्र है। और लेख इन मुलाकातों के असर का क्या आकलन करता है? क्या ये सिर्फ एक पब्लिक रिलेशन एक्सरसाइज थी या इससे कुछ गहरा? नहीं, लेख का दावा है कि इन मुलाकातों और सीधे संवाद ने उनकी इमेज को बदला है। कैसे? लेख का तर्क है कि इससे उनकी छवि, जो एक कथित राजनीतिक राजकुमार वाली पारंपरिक धारणा थी, उससे हटके एक जनता के नेता की बनी है। मतलब जो लोगों के बीच जाके उनकी बात सुनता है। अच्छा। लेख के अनुसार ये जो मानवीय जुड़ाव और सीधी पहुंच है, वो आज की राजनीति में जो अक्सर दूर से होती है, उसमें कम देखने को मिलती है। हाँ, ये बात तो है। लेख इसे उनकी अपील का एक खास और अलग तत्व मानता है, जो उन्हें कई दूसरे पारंपरिक ऊंचे मंचों से बोलने वाले नेताओं से अलग दिखाता है। लेख का विश्लेषण है कि ये जो दिखती हुई विनम्रता और सहानुभूति है, वो उनकी छवि बनाने में काफी मददगार रही है। इन मुख्य तर्कों के अलावा लेख कुछ और छोटी-मोटी बातों का भी जिक्र करता है जो उनकी अपील में योगदान देती हैं, ऐसा लेख का मानना है। क्या आप उन पर थोड़ी रोशनी डाल सकते हैं? जरूर। लेख कुछ और पहलुओं को भी छूता है। एक तो है राजनीति का नया दृष्टिकोण। नया दृष्टिकोण मतलब
लेख का कहना है कि वो एक विकेंद्रीकृत, ज्यादा सहभागी और कथित तौर पर साफ सुथरी राजनीति पर जोर देते हैं, जिसमें नफरत फैलाने वाले भाषण या झूठे प्रचार की गुंजाइश कम हो, ऐसा लेख का मानना है। ठीक है। और दूसरा, शिक्षा और वैश्विक दृष्टिकोण। लेख उनकी पढ़ाई लिखाई जैसे कैम्ब्रिज और हार्वर्ड से शिक्षा का जिक्र करता है और तर्क देता है कि इससे उन्हें एक अंतर्राष्ट्रीय समझ मिली है और वो क्लाइमेट चेंज जैसे आज के वैश्विक मुद्दों पर पकड़ रखते हैं। अच्छा, और कोई पॉइंट? हाँ, तीसरा है बदलाव की चाहत। लेख का विश्लेषण है कि जो नागरिक मौजूदा व्यवस्था या राजनीति से थके हुए या नाखुश हैं, वो उन्हें एक विकल्प के रूप में देख सकते हैं जो न्याय और संतुलन लाने का वादा करते हैं। और चौथा, लोकतांत्रिक संस्थाओं की रक्षा। ये पहले वाले पॉइंट से जुड़ा है, पर लेख अलग से भी इस पे जोर देता है कि वो संविधान, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की आजादी जैसे मूलभूत लोकतांत्रिक स्तंभों की रक्षा के लिए प्रतिबद्धता दिखाते हैं। ठीक है। और आखिर में दयालु और मानवीय नेता वाला पहलू। लेख उनकी कथित सहानुभूति, सादगी और मुश्किल में फंसे लोगों या पीड़ितों के साथ खड़े होने की जो प्रवृत्ति है, उसे उनकी पहचान का हिस्सा बताता है। तो इन सभी अलग अलग तर्कों और पहलुओं को एक साथ देखें तो लेख का कुल मिलाकर निष्कर्ष क्या निकलता है? इस सब का मतलब क्या है लेख के नजरिए से? संक्षेप में कहें तो लेख इन सभी फैक्टर्स को, मतलब युवा पीढ़ी से जुड़ाव, एकता और धर्मनिरपेक्षता का संदेश, आर्थिक और सामाजिक न्याय का वादा, लोकतंत्र और संस्थाओं की रक्षा का संकल्प, जनता से सीधा जुड़ाव और एक मानवीय व करुणामय नजरिया, इन सब को एक साथ जोड़कर एक पूरी तस्वीर पेश करने की कोशिश करता है। कैसी तस्वीर? एक ऐसी तस्वीर जो ये समझाने की कोशिश करती है कि क्यों इस खास लेख के अनुसार अनेक भारतीय राहुल गांधी को अगले प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। लेख का मूल तर्क ये है कि ये सारे गुण मिलकर उन्हें एक ऐसे नेता के रूप में पेश करते हैं जो देश में एक सकारात्मक बदलाव लाने और नई उम्मीद जगाने की क्षमता रखता है। ऐसा उनके समर्थक मानते हैं। हाँ। तो आज हमने इस लेख में दिए गए तर्कों पर काफी विस्तार से बात की कि इस लेख के अनुसार क्यों कुछ लोग राहुल गांधी में भारत के अगले प्रधानमंत्री की संभावना देखते हैं। लेख उन्हें राजनीतिक नवजागरण का प्रतीक, एकता और धर्मनिरपेक्षता का पैरोकार, सामाजिक न्याय का हिमायती, लोकतंत्र का रक्षक, जनता से जुड़ा हुआ नेता और करुणा का मूर्त रूप जैसे मूल्यों से जोड़ता है। हाँ। और लेख का अंतिम निष्कर्ष यह है कि उनके समर्थक उन्हें सिर्फ एक राजनीतिक नेता नहीं बल्कि मानवता और एकता की आवाज के रूप में देखते हैं। एक ऐसा प्रतीक जो, लेख के शब्दों में, विभाजन पर एकता, सत्ता पर जनता और नफरत पर प्यार को प्राथमिकता देता है। बिल्कुल। और लेख का मानना है कि उनका भारत जोड़ो का संदेश एक नई राजनीतिक संभावना और उम्मीद जगा चुका है। और यहीं पर एक सोचने वाली बात सामने आती है जो शायद सुनने वालों के मन में भी आए। क्या? ये लेख, जैसा हमने देखा, व्यक्तिगत गुणों, नैतिक स्टैंड्स और एकता, न्याय, करुणा जैसे बड़े भावनात्मक नजरियों पर बहुत जोर देता है। हाँ, ये तो है। तो किसी भी संभावित नेता का मूल्यांकन करते समय ये सोचना तो बनता है कि वोटर आखिर इन फैक्टर्स को, जो बेशक महत्वपूर्ण है, ठोस पॉलिसी डिटेल्स, पिछले कामकाज का रिकॉर्ड अगर है, और सरकार चलाने की जो जटिल प्रैक्टिकल बातें होती हैं, उनके सामने कैसे तौलते हैं। ये एक अहम सवाल है। मतलब व्यक्तिगत अपील और ठोस शासन करने की क्षमता के बीच का संतुलन वोटर कैसे तय करते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर आगे सोचा जा सकता है, जो इस लेख के विश्लेषण से थोड़ा परे जाता है।